दोस्तों, किसी के पास नमक खाने के पैसे ना हों और अचानक से वो फॉर्च्यूनर से घूमने लगे, किसी की मौत के बाद उसका क्रियाक्रम तक ना कर सके लेकिन अचानक से उसका घर बन जाए, तो लोग सवाल तो पूछेंगे ही। तो बिहार की एक ऐसी ही कहानी है कि एक परिवार बहुत ही तंगहाली, बहुत ही गरीबी फटे हाल में अपना जीवन गुजार रहा था। लेकिन एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। दोस्तों, क्या कुछ होता है, एक बहुत ही रोचक इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के बक्सर जिले की। एक व्यक्ति जिनका नाम बलदेव होता है, उनकी पति पत्नी के अलावा 4 बेटियां थी और एक बेटा था। बेटा सबसे बड़ा था, उसका नाम प्रदीप होता है। उसकी शादी एक गुंजा नाम की लड़की से हुई थी और उसका एक बेटा भी था। शादी के 3 सालों का वक्त बीत चुका था। उसके पिता जो है वो बीमार रहते थे, जो बलदेव थे बीमार रहते थे, तो परिवार की सारी जिम्मेदारी प्रदीप के कंधों पर थी। प्रदीप जो है वो मेहनत मजदूरी का काम करता है और किसी तरीके से अपने परिवार का, अपनी बहनों का, माता पिता का पेट पालता था। किसी तरीके से परिवार बहुत ही तंगहाली में अपना जीवन गुजार रहे थे। एक टाइम का खाना खाते थे लेकिन कभी किसी से ना तो मांगते थे ना ही कुछ कहते थे। जैसे तैसे सब कुछ चल रहा था। उसकी जो 4 बहनें थी वो भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, जवान हो रही थी। लेकिन एक दिन दोस्तों उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। जो प्रदीप था उसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। अब उसकी मौत के बाद परिवार जो है सदमे में आ जाता है और उनकी ऐसी भी स्थिति नहीं थी कि वो 10-20 हजार रुपये खर्च करके उसका क्रियाक्रम कर सके। फिलहाल जैसे तैसे ये दिन बीतता है और उनके ऊपर और मुसीबत आ जाती है, खाने के लाले पड़ जाते हैं। लेकिन जो दोस्तों एक दिन जो उसके सास ससुर थे, अब वो कहते हैं अपनी बहू से, कहते हैं गुंजा से, कहते हैं कि बेटा ऐसा है कि अब कहीं तुम शादी कर लोगी, लेकिन बस तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर तुम मान जाओगी तो तुम्हारा हम एहसानमंद जिंदगी भर रहेंगे। वो कहती है बताइए आप लोग क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम कहीं भी जाना तो हमारा तो इकलौता बेटा इस दुनिया से चला गया है, अब हमारे घर की जो चिराग है वो यही है जो तुम्हारा बेटा है, 1 साल का है, तो इसको तुम हमारे पास छोड़ कर जाना, क्योंकि तुम जहाँ भी जाओगी भगवान करे तुम्हारे 2-4 बच्चे हो जाएं, लेकिन हमारा तो अब कोई नहीं रहा। हमें बुढ़ापे में कौन कंधा देगा हमारी मौत के बाद, फिर हमारी अस्थियों का कौन विसर्जन करेगा, हमारा क्रियाक्रम कौन करेगा, तो इसीलिए तुम इसे छोड़ कर जाना। अब दोस्तों इतना सुनते ही जो उसका जो बेटा था अपने सीने से लगा लेती है और उसके बाद वो उसके झोली में डाल देती है, अपनी सास के आंचल में डाल देती है। कहती है मम्मी ये लो, ये आपका है, आपका ही रहेगा, लेकिन क्या मैं आपकी कुछ नहीं हूँ? आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्यों चली जाऊंगी आप लोगों को इस हाल में छोड़कर? मैं यहीं पर रहूंगी, जो आप खाएंगे वही मैं खाऊंगी, अगर आप लोग उपवास करेंगे तो मैं भी उपवास करूंगी, और जो अभी तक वो कर रहे थे अब मैं जो है इस परिवार का पेट पालूंगी, मेहनत मजदूरी मैं करूंगी। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक हम लोग जो भी सहेंगे दुख तकलीफ साथ में ही सहेंगे। अब दोस्तों कौन सी ऐसी बहू होगी जो अभी जिसकी उम्र 20-25 साल की होगी और इस तरीके से वो सोचेगी? फिलहाल इतना सुनते ही सास ससुर जो थे वो पहले से ही इस घर में आए हुए, उसको 3-4 साल बीत चुके थे गुंजा को, लेकिन वो बहुत ही अच्छी थी, ये लोग उसे बहुत प्यार करते थे और इसी का नतीजा था कि पति के मौत के बाद भी वो इन्हीं लोगों के साथ रहना चाहती थी और उसके दिल में इंसानियत थी। वो सोचती अगर मैं चली जाऊंगी तो इनके तो और बुरे दिन हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों वो कहती है कि अब जब तक बन पड़ेगा मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। और ये सब सोचते हुए वो एक कपड़े के शोरूम में नौकरी कर लेती है। उसको महीने में 7,000 रुपये मिलता है। 3-4 महीने बीतते हैं। कुल मिलाकर उसके पति के मौत के बाद 1 साल का वक्त बीत जाता है। उसे 7,000 रुपये महीने मिलते थे, वो सारा पैसा लाकर अपने सास के हाथ में रख देती थी और उसकी जो सास थी वो बहुत ही हिसाब से इस परिवार का खर्चा चलाती थी। लेकिन दोस्तों 7,000 रुपये में जहाँ पर 7-8 परिवार हों, कहाँ गुजरने वाला है? अभी ये 3-4 साल पहले की ही बात है। तो इस तरीके से
किसी तरीके से उनका दिन गुजर रहा था। लेकिन अब एक दिन जो उसके सास थे, उसके ससुर थे, ये लोग कहते हैं कि बेटा ऐसा है कि जो ये तुम्हारी नंदे हैं, अब इनमें से 2 बड़ी हो गई हैं, करीब 20 साल की हो गई हैं, तो इनको भी अगर तुम ले जाओ, कहीं पर काम वगैरह लगवा दो तो थोड़ा अच्छा रहेगा और परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब वो दुनिया को समझती थी, जानती थी कि ये दुनिया कैसी है, क्योंकि पति के मौत के बाद बहुत सारे लोगों ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम्हें रानी बना कर रखेंगे और तुम्हें ऐश करवाएंगे, पैसों की कमी नहीं रहेगी, बस हमारी बात मान जाओ। वो अक्सर जो है ऐसे आए दिन छेड़छाड़ का शिकार होती थी और सब जानती थी कि कितनी ये बेरहम दुनिया है। और उसके बाद वो अपने सास ससुर से कहती है कि मैं जब तक हूँ तब तक मैं अपनी नंदों को बाहर नहीं काम करने दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये दुनिया कैसी है। वो सोचती है कि मैं चलो ईमानदार हूँ, ईमानदारी से और अपने रास्ते पर चलती हूँ, लेकिन क्या पता इनको कोई इस तरीके का ऑफर दे, प्रलोभन दे, तो उम्र की इस पड़ाव पर हैं तो कुछ गलत ही कर बैठे। तो इसीलिए कहती है कि जो इज्जत है घर की, वो घर में ही रहेंगी, और जब तक मेरे अंदर हिम्मत है, ताकत है, मैं इस परिवार को पालूंगी, चलाऊंगी, इनको जो है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, उसके बाद वो ये काम करती रही और किसी तरीके से लोगों से बचती रही, लोगों के नज़रों से बचती रही। लेकिन एक दिन जो शोरूम का मालिक था, वही दोस्तों उसके ऊपर अपनी नज़र डाल देता है। और उसके बाद अब उसके सामने एक ही चारा था, या तो उसकी वो बात माने और या फिर उसे काम से हाथ धोना पड़ता। दोनों में से एक चुनना था। दोस्तों, ये जानते हुए भी कि ये काम छोड़ देगी तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, फिर भी वो काम छोड़ देती है। और उसके बाद आकर अपनी सास के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है, मम्मी, ये दुनिया बहुत बेरहम है, तो इसीलिए अब मैं जो भी कुछ करूँगी अपना काम करूँगी। अपने काम के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि मायके में भी उसका कोई नहीं था। उसकी एक बूढ़ी माँ थी जो कि शादी के कुछ ही दिन बाद गुजर जाती हैं, तो इसीलिए वहाँ भी कोई सहारा नहीं था। तो वो कहती है कि मैं कुछ अपना करूँगी। फिलहाल कैसे भी करके वो 3-4 बकरी के बच्चे ले आती है, उन्हीं को पालती है। पालते पालते दोस्तों 1 साल में ये 4 से करीब 10-12 हो जाती हैं। यही सब चराने लगती है। 1-1.5 साल का वक्त बीत जाता है, लेकिन परेशानी जो है वो बद से बदतर ही थी। और ऐसे में वो जाती, उनको चराती, शाम को लेकर आती थी। और उसके बाद दोस्तों एक दिन जब वो चरा रही थी खेत खलिहान में, तभी एक कार वाला आदमी, जिसका नाम राजकुमार होता है, 30-35 साल उसकी उम्र होती है, वो आता है, अपनी गाड़ी रोकता है और उन बकरियों का फोटो खींचने लगता है। जो गुंजा थी वो दूर से देख रही थी, सोचती है कोई ऐसा तो नहीं है कि ये बकरियों को गाड़ी में 1-2 लाद ले उसके बाद चला जाए। वो भाग कर आती है, छांव में बैठी हुई थी, भाग कर आती है और उसके बाद आकर उसे देखने लगती है कि अच्छा फोटो खींच रहे हैं। जब राजकुमार गुंजा को देखता है, दोस्तों देखता ही रह जाता है। वो उसकी झील सी आंखों में डूब जाता है और उसके बाद उससे पूछता है, ये बकरियां आपकी हैं? वो कहती है, जी हाँ, मेरी ही है। उसके बाद वो कहता है कि अच्छा ठीक है, ये लो मेरा इनके साथ फोटो खींच दो। कैमरा ऑन करके उसे देता है। वो 3-4 फोटो क्लिक करती है और फिर वो उसके करीब आ जाता है और फिर उन फोटो को देखते हुए उसको दिखाता है कि देखो, बहुत सुंदर फोटो आपने खींचा है, बहुत ही सुंदर है। और उसकी तारीफ करने लगता है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। वो समझ जाती है कि जैसे सब हैं वैसे ये भी होगा, क्योंकि अब तक उसे बहुत ही कड़े अनुभवों के दौर से गुजरना पड़ा था। फिलहाल वो यही सब करते करते और वहां से चला जाता है। लेकिन दोस्तों जाने के बाद वो गुंजा को भूल नहीं पाता है। उसके फोटो को बार बार देखता है, तमाम उसके मन में ख्यालात आते हैं और अगले दिन फिर वो उसी टाइम पर उसी जगह पर पहुंचता है और गुंजा जो है फिर वहीं पर थी। फिर वो फोटो वगैरह खींचने लगता है और फिर जानबूझकर अपनी जेब से कुछ पैसे गिरा देते हैं, कुछ 1000 रुपए गिरा देते हैं। जब वो पैसे गिरा देता है तो गुंजा उन पैसों को पाती है और कहती है कि ये आपके पैसे गिर गए हैं। वो अपने जेब पर हाथ मारता है, कहता है, अरे हाँ गिर गए होंगे, कोई बात नहीं, रख लो, पाए हुए पैसे किसी को दिया नहीं जाता है। वो कहती है, जब आप यहीं पर हो और पैसे आप ही के हैं
तो फिर मेरा कोई तुक नहीं है इसको रखने का, आप ये पैसे अपने पास रखिए। दोस्तों उसके पास जाती है और उसे वो पैसे दे देती है। वो कहता है रख लो, ये कहती है नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप ही के पैसे, आप यहीं पर हो तो मैं क्यों रख लूँ। और फिर उसमें से कुछ पैसे देने लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं लेती। और वो कहती है कि ठीक है अब आप जाइए, आपने कभी बकरी नहीं देखी है क्या। कहता है नहीं मैंने देखी है, लेकिन इस तरीके से खेत खलियान में चरते हुए मैंने नहीं देखी है, क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला ही नहीं हूँ। उसके बाद दोस्तों उससे वो बेरुखी से बात करती है तो वो चला जाता है। लेकिन ये समझ जाती है कि हो ना हो कोई शर्फिरा आशिक ही होगा, और इसे पता नहीं है कि मेरी स्थिति क्या है। अगले दिन जो कि उसका बेटा अब 3 साल का हो चुका था, उसको लेकर वो वहाँ पर आती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो आज आएगा तब उसे पता चलेगा कि हाँ मेरा एक बच्चा भी है, मैं शादीशुदा हूँ। जब दोस्तों वो आता है और आकर वाकई में दोस्तों उस दिन भी वो आता है और देखकर हैरान हो जाता है। उससे पूछता है कि ये बच्चा किसका है। वो कहती है मेरा बेटा है। अब इतना सुनते ही दोस्तों वो उदास हो जाता है। फिर वो कहता है कि अच्छा इसके पापा कहाँ रहते हैं। वो कहती है इसके पापा नहीं हैं, इस दुनिया में नहीं हैं। फिर वो अफसोस जाहिर करता है और उसके बाद कहता है कोई बात नहीं, अगर भगवान जो है कष्ट देता है तो कष्ट भी वही काटता है। और उसके बाद फिर उससे बातें करने लगता है और उसके बेटे से बात करने लगता है। कहता बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है, तमाम चीज़ें। अब वो जैसा सोच रही थी दोस्तों उसका उल्टा ही हो जाता है। अभी भी उसके तरफ से कोई कमी नहीं आई थी, उसके व्यवहार में कोई कमी नहीं आई थी। फिलहाल ऐसे ऐसे वो अब रोज आ जाता था, और करीब जो है 8-10 दिन जब ऐसे आया तो दोस्तों अब लोगों की जब नज़र पड़ती है तो मन में तमाम तरह के ख्याल आने लगते हैं और उसकी बातें होने लगती हैं कि ऐसे जो है उनकी बहू अब ये हो रहा है वो हो रहा है। जब इसके कानों में ये बात पड़ती है तो वो जो है बौखला जाती है। और उसके बाद जब फिर वो आता है, राजकुमार आता है, तो गुंजा उससे कहती है कि देखो ऐसा है, मैं जानती हूँ कि आप मेरे पीछे पड़े हो, लेकिन ये बहुत गलत बात है। हम लोग बहुत परेशान हैं और हमको परेशान मत करो। आप जो भी हो, जहाँ से भी आए हो, आप जो है मेरा पीछा छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जैसा समझ रहे हो मैं वैसी नहीं हूँ। क्योंकि कई बार वो पैसे उसे देने का ऑफर दिया था, नौकरी का भरोसा दिया था। वो कहती है कि हमारी स्थिति के बारे में आपको पता नहीं है और मैं कैसी हूँ शायद आप जानते नहीं, तो इसीलिए आप मेरा रास्ता छोड़ दीजिए और हमको जो है कमाने खाने दीजिए, हमको हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। अब इतना सुनते ही वो सोच में पड़ जाता है और अगले दिन फिर दोस्तों वो उसके घर पहुंच जाता है। सुबह सुबह जाता है, गुंजा के सास ससुर से यानी कि बलदेव उनकी पत्नी से बात कर रहा था। गुंजा कहीं से आती है, जब उसको देखती उसकी कार खड़ी थी, वो कहती है अरे इसकी कार यहाँ पर क्यों खड़ी है। और जब जाकर देखती है बात जब वो कर रहा था तो उसके पास जाती है और कहती है कि आप यहाँ भी आ गए, किस लिए आए हो, आप किस मिट्टी के बने हो, कल तो मैंने सब कुछ आपको बताया था। और फिर अपनी सास से सारी बात कहती है कि मम्मी ऐसा है, ये कई दिन से मेरे पीछे पड़े हैं, मैंने आपको बताया नहीं कि आपको दुख होगा, तकलीफ होगी, मैं सोच रही थी कि चलो चले जाएंगे, लेकिन आज ये यहाँ पर किस लिए आए हैं, आप किस लिए यहाँ पर आए हो। उससे पूछती है, सवाल करती है। दोस्तों वो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि जो भी कुछ बोलना था वो उसके सास ससुर से बोल चुका था। क्योंकि दोस्तों जो राजकुमार था वो बिहार का ही रहने वाला था और अपने एक दोस्त की शादी में आया हुआ था। वैसे वो अहमदाबाद में अपने माता पिता के साथ रहता था, कभी कभार वो गांव में आता था। तो वहां पर उसके पिता की ज्वेलरी की शोरूम थी, बहुत अच्छे खासे ये कारोबारी थे, ज्वेलर्स थे। और राजकुमार की शादी जो है एक लड़की से होती है। जो लड़की थी दोस्तों दूसरे ही मिजाज की थी, अपने ही दुकान में, अपने ही शोरूम में वो चोरी करवाती थी। और एक दिन जब इन लोगों को पता चलता है तो ये लोग उसे डांटते हैं, फटकारते हैं और फिर वो एक खतरनाक प्लान बना लेती है। सोचती है कि अगर राजकुमार को यानी कि पति और अपने ससुर को मैं रास्ते से हटा दूंगी तो सारा कुछ मेरा हो जाएगा, सास का तो कोई इसमें बस चलेगा नहीं। उसके बाद दोस्तों वो उन दोनों को मरवाने का प्लान बना लेती है। इतनी शातिर उसकी पत्नी थी, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र था कि किसी तरीके से इनको पता चल जाता है और इनकी जान बचती है। उसके बाद ये लोग जब उस पर
और इल्ज़ाम लगाते हैं, यानी कि कार्रवाई करवाते हैं, तो वो उल्टा ससुर पर ही इल्ज़ाम लगा देती है कि ये मेरे ऊपर गलत निगाह रखते हैं, यानी कि वो उनको परेशान कर देती है, उनकी ज़िंदगी तबाह कर देती है। लेकिन उनका भी पहचान था, उनके पास पैसे थे, किसी का उन्होंने बिगाड़ नहीं रखा था, तो किसी तरीके से इस जो है मैटर से वो निकल पाते हैं। और जो राजकुमार था अपनी पत्नी को एक मोटी रकम देकर, 50 लाख रुपए देकर, और फिर जो है ये तलाक होता है और फिर इनको मुक्ति मिलती है। अब उसके जो माता पिता थे वो कहते हैं कि अच्छा होता कि अगर हम गांव से कोई लड़की लेकर आते। और दोस्तों ऐसे ही उसकी ज़िंदगी चल रही थी। वो लोग बहुत जो है सब कुछ होते हुए भी, ये समझ लीजिए, बहुत परेशानी में अपने दिन गुजार रहे थे। उसके बाद जब ये सारी बात वो उसके सास ससुर से कहता है कि मैं आपकी बहू से शादी करना चाहता हूँ और आपका ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगा अगर आप शादी करवा देंगे। तो वो दोस्तों हैरत में पड़ जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता अगर नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे। वो अपने माता पिता से भी बात करवाता है, उन लोगों की लंबी बातचीत होती है। और उसके बाद वो दोस्तों फिर अपने बहू से कहते हैं कि बेटा ऐसा है, अच्छा परिवार है और हमसे भी ज़्यादा ये परेशान है, तो इसीलिए तुम्हें चाहता है, प्यार करता है, तो तुम इससे शादी कर लो, क्योंकि अभी तुम्हारी उम्र 25-26 साल की है, तुम्हारी उम्र तो ऐसे कटेगी नहीं, बहुत पहाड़ होती है ये ज़िंदगी। दोस्तों वो सोच में पड़ जाती है, लेकिन उसके बाद अपने सास ससुर की वो बात मान लेती है तमाम, लेकिन शर्तें रख देती है राजकुमार के सामने। कहती है ऐसा है, मैं भले ही शादी कर लूँगी, लेकिन सबसे पहले मेरा यही परिवार है, ये मेरे सास ससुर नहीं समझो माता पिता हैं, और ये मेरी ननद नहीं समझो मेरी बहनें हैं, तो इनको तो मैं छोड़ नहीं सकती। और आपको जो मंजूर है अब आप बताओ, क्योंकि जो इनका ये पोता है समझ लो, ये इनसे मैं इसको भी दूर नहीं कर सकती हूँ। वो सारी शर्त मान लेता है, कहता है तो मुझे ऐसा वैसा मत समझो, ये जो आपकी नंदे हैं समझ लो मेरी बहनें हैं आज के बाद, और ये भी समझो मेरे माता पिता ही समान हैं। तो अभी आप इतना मत सोचो, एक बार मेरे साथ चल कर देखो, मुझे अपना कर देखो, फिर पता चल जाएगा कि मैं कैसा हूँ। दोस्तों उसके बाद अब उसके जो माता पिता थे राजकुमार के, वो तो अहमदाबाद में थे। वो इन लोगों से कहते हैं कि ऐसा है कि उन लोगों की वहीं पर कहीं शादी करवा दीजिए मंदिर में, क्योंकि ऐसे बिना ब्याह कर किसी को लाना ठीक नहीं है। तो दोस्तों वो लोग साधारण रूप से मंदिर में शादी करवा देते हैं। और उसके बाद जो गुंजा थी वो फैसला करती है कि मेरी एक ननद भी मेरे साथ जाएगी। दोस्तों सबसे जो छोटी ननद थी उसे साथ ले लेती है। लेकिन जब यहाँ से लोग निकल रहे थे दोस्तों, बहुत इमोशनल जो है वो पल हो जाता है। वो अपने सास ससुर से लिपट कर रोती है, और जो उसकी ननदें थीं वो गुंजा से लिपट कर रोती हैं, उसे छोड़ती ही नहीं है। अब दोस्तों ये सब देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे, बच्चे से बच्चे तक के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वास्तव में गुंजा एक देवी समान महिला थी। वो लोग कहते हैं ऐसी कोई औरत नहीं होगी जो कि इस परिवार को इस तरीके से अपने पति के मौत के बाद पाल रही थी। उसके बाद ये चली जाती है, और वहाँ पर दोस्तों जाने के बाद वाकई में बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत करती है। उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं गुंजा को पाकर। और दोस्तों वो जो गाड़ी थी उसकी, जो वो फॉर्च्यूनर से आया था, घूमता था, वो वहीं पर छोड़कर चला जाता है। और उसके बाद वहाँ से जाने के बाद वो एक नामी गिरामी जो है ज्वेलर्स शोरूम के मालिक थे, तो वहाँ पर वो पैसे भेजता, उनका घर बनता है। और 3 महीने तक ये चलता रहा। 3 महीने के बाद जो गुंजा थी वो फिर आती है अपने सास ससुर के पास घूमने के लिए, मिलने के लिए। लेकिन जब आती है दोस्तों, सोने चांदी से लदी हुई ना सिर्फ गुंजा बल्कि उसकी ननद भी। और ये लोग पहचानने में ही नहीं आ रहे थे कि ये वही हैं जो इस हालत में यहाँ से गए थे। दोस्तों आज उनकी शादी को 2 साल बीत रहा है। आज भी ये बहुत ही शानदार तरीके से रह रहे हैं, मिलजुल कर रहते हैं और एक परिवार की तरह रहते हैं, बिना किसी भेदभाव के, और बहुत ही अच्छे तरीके से। दोस्तों फिलहाल ये रही कहानी गुंजा और राजकुमार की। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।